नमस्कार दोस्तों, लैंड डिस्प्यूट सीरीज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार में लैंड का क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में हम लोग समझे थे। साथ ही हम लोग यह भी समझे थे कि बिहार में जनरली जो लैंड डिस्प्यूट होते हैं उसके कौन से टाइप्स है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फर्स्ट जो एपिसोड है उसमें हम लोग जो है डिटेल से डिस्कशन किए थे। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसके जो हिस्टोरिकल रीजन है, यानी ऐतिहासिक कारण क्या रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि बिहार में लैंड रिवेन्यू का जो सिस्टम रहा उसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने पूरे इंडिया में 3 तरीके का सिस्टम लगान लेने के लिए स्टार्ट किया। एक तरीके का सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, जो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। उसके बाद महलवारी सिस्टम और रैयतवारी सिस्टम को भी स्टार्ट किया गया। तो आज का मेरा फोकस रहेगा बिहार के कॉन्टेक्स्ट में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जो था उसने किस प्रकार लैंड जो डिस्प्यूट है उसके मेजर कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन के रूप में किस प्रकार से रोल प्ले करता है उसको समझते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ा बात था परमानेंट सेटलमेंट में, उसमें क्या होता था ना कि जो जमींदार हुए उनको लैंड ओनरशिप मिल गया। सामान्यतः आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो खेती कर रहा है यानी जो टीलर है, जो एक्चुअली में उस खेत को जोत रहा, उसी को रैयत का अधिकार मिलना चाहिए, उसी को जो है आप कह सकते हैं कि फार्मर्स कहा जाना चाहिए। लेकिन जो जमींदारी सिस्टम आप कह सकते हैं, जो परमानेंट सेटलमेंट जो सिस्टम बनाया गया उसमें जमींदार को यह राइट दे दिया गया कि आप टैक्स कलेक्शन कीजिए, बदले में उन्हें एक बड़ा पार्सल ऑफ लैंड जो है आप जिसे स्टेट कहा जाता था वह उनको दे दिया जाता था। यानी आप समझिए एक बड़ा सा लैंड का हिस्सा उनको दे दिया गया, उससे फिक्स कर दिया गया कि आपको इतना हमको लगान देना। उसके डिटेलिंग में हम लोग नहीं जाएंगे, उसके डिटेलिंग के बारे में एक अलग से वीडियो इस चैनल पे बना हुआ जिसका लिंक हम दे देंगे, उसको आप वहां पर जाके देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ कॉमन लोगों के भाषा में आप यह समझिए कि जमींदार को ओनरशिप मिल गया, यानी मालिकाना हक जमींदार के पास मिल गया और वो बदले में टैक्स वसूली कर रहे थे। इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो टीनेंट्स थे वह आप कह सकते हैं कि लाचार हो गए, उनका डिपेंडेंसी जो है जमींदार के ऊपर जो है चला गया, क्योंकि एक जो पूरा सिस्टम है एक्सप्लॉयटेशन का वो बन गया। क्योंकि जमींदार के पास जो स्टेट होता था, जो एरिया उनको दिया जाता था टैक्स वसूलने के लिए, वो बहुत बड़ा होता था। उसके कारण क्या होता था कि जमींदार अपने नीचे एक अंडर जमींदार रखते थे, अंडर जमींदार टीनेंट्स रखते थे, टीनेंट्स के नीचे सब टीनेंट्स होते थे, और जो एक्चुअल जो खेती कर रहा है उसके और जो ब्रिटिशर्स है उसके बीच में आप कह सकते मल्टीपल लेयर्स बन गए। इसके कारण जो पूरा आप कह सकते बोझ जो है जो सही में किसान ही कर रहे थे उनके ऊपर चला गया, तो उनकी स्थिति जो है बहुत खराब हो गई। ठीक है, यानी कि समाज में सो कॉल्ड आप कह सकते हैं जो लोअर कास्ट से उन्होंने सारा मेहनत किया, एक्चुअल में खेती उनके द्वारा किया गया, लेकिन उनके हाथ में किसी प्रकार का ओनरशिप नहीं रहा। अब उसके कारण देखिए हुआ क्या कि सालों साल तक यह सिस्टम चला हुआ है। उसके कारण क्या हुआ ना कि एक आप कह सकते हैं जो असमानता था उसका बहुत बड़ा गैप बन गया, यानी एक स्ट्रक्चरल कह सकते हैं इनइक्वालिटी क्रिएट हो गया हमारे यहाँ। अब उसके अंदर एक ग्रुप ऐसा हो गया जिसे लगा कि मैं मालिक हूं और तुम मजदूर हो, इस तरीके का जो है फीलिंग आया। और इसका रिफ्लेक्शन जो है कास्ट का जो हायरार्की है, कास्ट का जो कह सकते हैं कि जो हायरार्की पूरा सिस्टम जो जिस तरीके से है अपर कास्ट और लोअर कास्ट, उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इवन आज के डेट तक जो है आपको यह जो साइकोलॉजी है कंप्लीटली अभी भी समाप्त नहीं हुआ। जो सरकार के द्वारा वेरियस तरीके के जो है एक्शंस लिए गए हैं, बहुत तरीके का जो है कानून है, इनको जो है आप कह सकते हैं इन दूरी जो स्ट्रक्चरल जो इनइक्वालिटी है या इन जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए।
आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि ठीक है, जब परमानेंट सेटलमेंट था उस समय की बात तो समझ में आती है, लेकिन जब 1947 में अपना देश आजाद हो गया तो उसके बाद स्थिति क्यों नहीं सुधरी? क्या सरकार ने कुछ नहीं किया? तो ऐसा नहीं है। बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 जो है लाया गया था, और उसके द्वारा आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया कि जो जमींदारी सिस्टम था उसको जो है समाप्त कर दिया गया, उसको एंड कर दिया गया। लेकिन यह ऑन पेपर तो समाप्त हो गया, लेकिन क्या जमींदार ने जो लीगल लूप होल्स थे उनका आप कह सकते हैं कि मिसयूज किया, या आप कह सकते अपने जमीन को बचाने के लिए उन्होंने इस लीगल लूप होल्स का सहारा लिया। अब प्रैक्टिकली क्या होता था, वो तो खेती नहीं करते थे, वो टैक्स वसूलते थे, लेकिन उन्होंने जब डिक्लेरेशन दिया तो बड़े यानी जितना उनको अलाउड था जमीन ओन करने का वो उतना दिखाया कि इतना खेती हम खुद करते हैं। यानी आप कह सकते इसके माध्यम से उस जमीन के वो रैयत बन गए, उस जमीन के वो किसान के रूप में अपने आप को दिखाने में सफल रहे। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे जमीन जो है वो ट्रांसफर कर दिए उनको, जो उनके दूर के रिलेटिव्स है या आप कह सकते उनके नौकर होंगे। तो उससे क्या हुआ ना कि बेनामी आप कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है आपका बढ़ गया। यानी एक्चुअली में वह अगर जमींदार के पास नहीं होता तो वो क्या होता कि वो लैंड को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि उसका मिसयूज हो गया। ठीक है, तो यह चीज जो है। उसके बाद क्या होता है, जब वो रिकॉर्ड्स बन रहे थे, ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता था कि जो खाता बही था वो जमींदार के पास था। जमींदार को यह दिखाना था कि कौन सा जमीन उनको अपने पास रखना, क्योंकि उनको सीमा फिक्स था, तो उन्होंने जो अच्छी जमीन था उसको अपने में दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, लैंड रिकॉर्ड्स का भी मैनिपुलेशन किया गया, क्योंकि जो उस समय आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स होंगे, उनका आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति होगा या पोजीशन होगा समाज में, उस जो लंबे समय से जमींदार रहे होंगे उनके आसान पड़ा होगा उनको जो है प्रेशर बनाने के लिए या इन्फ्लुएंस करने के लिए। उन सारी चीजों का यूज करके जो है जो रिकॉर्ड्स है उसको भी मैनिपुलेशन जो है आप कह सकते हैं किया गया। अब क्या होता है, इन सारे चीजों के कारण क्या होना कि जो लैंडलेस को जमीन जो डिस्ट्रीब्यूट होना था वह बहुत ही कम मात्रा में हो पाया रिलेटिवली, जैसे जिस राज्यों में अच्छे से हो पाया वहां पर आज के डेट में लैंड डिस्प्यूट कम है। जैसे कि केरला में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ, तो वहां लैंड डिस्प्यूट कम देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा आप कह सकते ऐतिहासिक जो कारण रहा है वो कि जमींदार के पास वो सिस्टम था, ओनरशिप वहां पर था, वह एक मेजर कारण है। वहीं यूपी में देखिएगा हलवारी सिस्टम था, वहां किसी प्रकार का जमींदार सिस्टम नहीं था। उसी तरीके से रैयत बाड़ी में भी किसी प्रकार का सिस्टम नहीं था। यानी वहां जो ब्रिटिशर्स थे और जो रैयत है उनके बीच जो है डायरेक्ट आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो सारा सिस्टम जो है जमींदार के थ्रू था, इसका आपको जो है कह सकते हैं निगेटिव इफेक्ट यहाँ देखने को मिला। तो यह चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या होता है, सिर्फ इसी टाइप का जो है एक रिफॉर्म नहीं किया गया, दूसरे तरीके का भी जो है आपको देखने को मिलेगा रिफॉर्म। उसमें एक आपको रिफॉर्म देखने को मिलेगा भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट भी देखिए एक्चुअली में ऑन पेपर अगर आप देखिएगा तो बहुत ही नोबल आइडिया लगेगा, बहुत ही अच्छा आइडिया लगेगा। जिसमें क्या था कि जो अमीर लोग थे उनको लैंड डोनेट करना था स्वेच्छा से, वॉलंटरीली तरीके से जो है उनको गरीब लोगों को जमीन का दान देना था। तो यह जो आपको देखने को मिलेगा वह था भूदान का जो सिस्टम। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी अमीर ने जमीन का दान नहीं किया, लैंड डोनेशन नहीं किया। आप मिलियंस ऑफ एकड़ जो है वो डोनेट किया गया पुअर्स के लिए, गरीब के लिए। उसमें भूदान एक समिति होता था जिसके पास जो है जमीन जो है आपको डोनेट किया गया। तो लेकिन इसमें एक जो है आपको कैविएट देखने को मिलेगा कि जितना भी जमीन जो डोनेट किया गया, ज्यादातर जमीन उस प्रकार से थे जिसका कि यूज नहीं किया जा सकता था, या उस लैंड पर डिस्प्यूट चल रहा है, या वाटर लॉग्ड है, पानी से भरा हुआ रीजन है, यानी खेती लायक नहीं है। तो इन चीजों के कारण क्या हुआ कि वो एक्चुअली में बहुत कम बेनिफिट जो है मिल पाया जो कि लैंडलेस लोग थे। उसके बाद बहुत बार उनको जो है यज्ञ समिति के द्वारा जो है पर्चा भी मिला, लेकिन एक्चुअल पोजीशन नहीं हो पा रहा था।
तो यह भी एक जो है लंबे समय में जो है समस्या वहां पर रहा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि सरकार जो वेरियस तरीके का जो एक्शन लिया गया, चाहे वो लैंड रिफॉर्म के बारे में हो, भूदान के बारे में हो, या फिर सीलिंग का जो एक्ट है, वहां कंप्लीटली आप कह सकते हैं जिस तरीके से प्लान बनाया गया था उस तरीके से इंप्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पाया, और चीजें जो है एक हिस्टोरिकली जो है आपको डिस्प्यूट के रूप में अभी तक कैरी हो पाया। एक और चीज हुआ था वहां पर, जब लिखा जा रहा था, रिकॉर्ड्स जब बन रहा था, तो जो रजिस्टर बना वहां पे, क्योंकि पहले तो जमींदार का रजिस्टर होता था, उससे जब सरकारी जो रजिस्टर बनने लगा, उसमें क्या हुआ था कि लैंड का सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्राइस उस समय उतना नहीं था। यानी कोई किसान है, उनके पास अगर 4 बीघा की जमीन है, तो सिर्फ लिख दिया गया कि 4 बीघा, मतलब उनके उस जवाबबंदी में है। खाता खेसरा बहुत सारे जो जवाबबंदी रही थे उसमें नहीं लिखा गया। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि जमीन का प्राइस जो है आपको स्काई रॉकेटेड हो गया, बहुत ज्यादा जो है बढ़ा, तो एक एक इंच का बहुत वैल्यू होने लगा। अब जब उसका भविष्य में क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जमीन सेल करता, आप एक खेसरा यानी एक प्लॉट में मान के चलिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जमीन होती है, लेकिन जो मूल रजिस्टर है जिससे सब्ट्रैक्शन होना है नए रैयत के पास, तो पता नहीं है कि जमीन का कौन सा हिस्सा। तो बहुत बार जो लोकल लोग थे, या कह सकते हैं कि उसमें फर्जरी हुआ, किसी का जो बढ़िया जमीन था उसी खेसरे का वहां उसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो उसके कारण क्या हुआ कि चीजें जो है कॉम्प्लेक्स हो गई। अगर शुरू से ही खाता खसरा उस हिसाब से लिखा होता तो फिर जो है इतना डिफिकल्टी नहीं होता। तो वन ऑफ द एक कारण में से यह भी आपको देखने को मिलेगा कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पूर्व के समय से नहीं था, ऑल्दो सरकार के द्वारा वेरियस तरीके के जो है अटेम्प्ट लिए गए उसको शुद्ध करने का, फिर जो है, लेकिन अभी भी 100% चीजें जो है नहीं हो पाए है, इसलिए जो है डिस्प्यूट आपको अभी तक देखने को मिलेगा। इसका आपको जो लैंड डिस्प्यूट है उसमें जो आप कह सकते हैं असमानता है, इसको लेके बहुत सारे रीजन में, स्पेशली जो है नक्सल मूवमेंट में भी इसका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। स्पेशली जो आपका जहानाबाद का रीजन है, अरवल का रीजन है, वहां पर जो है इन चीजों का भी आपको रिफ्लेक्शंस जो है आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां जो भी आपको सो कॉल्ड लोअर कास्ट कह सकते हैं, दलित जो लेबरर होते थे, उनको जो है बहुत बार वेज नहीं दिया जा रहा था, उनको लैंड राइट से डिनाई किया जा रहा। तो वहां पर जो है आपको वायलेंस भी देखने को मिलेगा, और एक मोबिलाइजेशन जो है आपको नक्सल एक्टिविटी में देखने को मिला, जिसका कि सक्सेसफुली जो है सरकार के द्वारा जो है आप कह सकते हैं काउंटर इंसर्जेंसी स्टेप्स लिए गए, और वर्तमान में किसी प्रकार का इशू नहीं है। लेकिन इन सभी चीजों के पीछे कहीं ना कहीं वन ऑफ द काउज में आपको लैंड डिस्प्यूट जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं लास्ट 2 एपिसोड और इस एपिसोड को लेके कि बिहार में लैंड इतना इंपोर्टेंट क्यों है, उसके बाद उसके डिस्प्यूट के जो काउज है वो क्या है, हिस्टोरिकल जो कारण है वह क्या है, किस प्रकार से जो अलग तरीके का मूवमेंट हुआ उसमें क्या जो है कंट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में जो है हम लोग यह भी देखेंगे कि इन डिस्प्यूट के कारण सबसे अधिक परेशानी किसको होता है, उसके सॉल्यूशन क्या है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो सीरीज है आपको अपने से जुड़े हुए जो भी डिस्प्यूट है उसको बेहतर समझने में आपको हेल्प करेगा, और बेहतर सॉल्यूशन प्राप्त करने में भी आपको हेल्प करेगा। आगे जाके हम लोग बताएंगे कि जमीन खरीदने समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस सीरीज का एंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के बीच जो है शेयर कीजिए। आप अपना व्यू या कमेंट भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू।